हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास टेंथ की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि पिछले वीडियो में पढ़ाए थे दीर्घाकार आवर्त सारणी और उसके लक्षण। अब पढ़ेंगे उपयोगिता। दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता। दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता में देखेंगे तो बहुत से लाभ हुए हैं। और इसमें जो हम लोग संशोधित आवर्त सारणी पढ़े थे, उससे कहीं अच्छा बेहद दीर्घाकार आवर्त सारणी हो गया, जिससे तत्वों का अध्ययन करने में सरलता हो गई। जैसे तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उससे स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि वह तत्व किस ब्लॉक का है, किस आवर्त का है, किस वर्ग का है। तो इस तरह से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सरलता होगी। तो जो तत्वों का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो वह क्या होता है, परमाणु क्रमांक के आधार पर करते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक होता है, उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उसी के आधार पर तत्वों के में जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में वर्ग मालूम हो जाता है, आवर्त मालूम हो जाता है, और किस ब्लॉक का तत्व है वह भी मालूम हो जाता है। तो इस आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सरलता होगी। तो यानी कि इसमें पहला लक्षण यह हो सकता है, पहली उपयोगिता यह है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उनके गुणों का अध्ययन करने में सरलता होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर, बढ़ते हुए क्रम में रखने से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में, तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सुविधा हो गई। यानी कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में क्या हो गया, सरलता हो गया। जैसे अगर देखेंगे तो सोडियम अगर ले लिया जाए, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 281
या बोर के नियमानुसार है और आप बव के नियमानुसार करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर जो 3s1 है, 3s1 में जो यह 3 है यह आवर्त को बताता है। 3 क्या होता है? आवर्त को बताता है। यह क्या बताता है? यह वर्ग को बताता है। और यह क्या बताता है? यह ब्लॉक को बताता है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि यह तीसरे आवर्त का तत्व है और फर्स्ट वर्ग का तत्व है और यह ब्लॉक का तत्व है। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें तीसरे आवर्त में यह सोडियम पाया जाएगा और यह यस ब्लॉक का तत्व होता है और फर्स्ट ए वर्ग में पाया जाता है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो इस तरह से गिनेंगे, कोषों की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3, तीसरा कोष पड़ रहा, तीसरे कोष में यह एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, यह वाला इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा कोष आ रहा है तो यह जो कोष को बताता है वह आवर्त को बताएगा। यानी कि यह तीसरे आवर्त में होगा। यहाँ पर लिखेंगे तो यह तीसरे आवर्त में होगा। आवर्त 3 के फर्स्ट वर्ग में, फर्स्ट ए वर्ग, क्योंकि यह जो यस और पी ब्लॉक होता है, यस और पी ब्लॉक के तत्व वह क्या होते हैं? सामान्य तत्व होते हैं। तो वह फर्स्ट वर्ग में ए वर्ग में रखा जाता है। और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको बी उपवर्ग में रखा जाता है। यानी कि वर्गों को 2 भागों में विभाजित किया गया, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। तो यहाँ से बस अब जैसे यहाँ पे आवर्त 3 हो गया फर्स्ट वर्ग और यहाँ से यस ब्लॉक का तत्व होगा जो सोडियम होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चाहे जिस तत्व का स्थान देख सकते हैं। जैसे अगर एल्युमिनियम ले लें, यहाँ पे 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 3 2 8 3 या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह बाहरी कोष में यह 3s और 3p एक ही कोष में आते हैं। तो यहाँ पे जो इसका गुणांक है 3 3, तो यह आवर्त को बताएगा, यह आवर्त को बताता है। और यहाँ पर 2 और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे क्योंकि 3s और 3p एक ही कोष में पड़ता है, इसलिए 2 1 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा यह 3 इलेक्ट्रॉन यह वर्ग को बताएगा। यानी कि वर्ग थर्ड। और यह क्या है? पी ब्लॉक में पड़ेगा। यानी कि पी ब्लॉक के तीसरे आवर्त में, आवर्त 3 होगा, आवर्त 3 के तीसरे ब्लॉक में यानी कि आवर्त 3 के वर्ग से थर्ड ए में यह तत्व पड़ेगा और पी ब्लॉक का तत्व होगा। तो इस तरह से यानी कि इस आवर्त सारणी में जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है तो इससे आप आवर्त पता कर सकते हैं
वर्ग पता कर सकते हैं और ब्लॉक को पता कर सकते हैं कि किस ब्लॉक का तत्व है, किस आवर्त में होगा, किस समूह में होगा, वह एकदम आराम से मालूम हो जाएगा। यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि तीसरा वर्ग होगा, जो सबसे बारीक कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह वर्ग को बताते हैं, तो यह वर्ग को बताएगा। और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3, यह क्या बताएगा, आवर्त को बताएगा। इस तरह से गिनेंगे तो यह कोश को बताता है, तो कोश क्या बताएगा, आवर्त को बताता है। तो इस तरह से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में क्या होगी, सरलता होगी। दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को, यानी कि जितने भी तत्व होते हैं उसमें धातु, अधातु और उपधातु को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है या स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। तो इस आवर्त सारणी में धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु दोनों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है, स्पष्ट रूप से बांटा गया है। तो अब धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वह क्या होते हैं, धातु होते हैं। और जो अधातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिखाया गया 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और जिसके बाहरी कोश में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से धातु और अधातु दोनों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है इस आवर्त सारणी में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वह धनायन बनाएगा, और धनायन क्या होते हैं, धातु में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है वो उसे क्या कहेंगे, अधातु कहते हैं। और जो धातु और धातु दोनों का कार्य करता है वो उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इस आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु को भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, इसलिए यह क्या है, एक उपयोगिता ही है। क्योंकि पिछले आवर्त सारणी में जितना भी है, मूल आवर्त सारणी और संशोधित आवर्त सारणी, उसमें धातु और अधातुओं को स्पष्ट रूप से नहीं बांटा गया है, लेकिन इस आवर्त सारणी में धातु और अधातु दोनों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है। और तीसरा पॉइंट यह हो सकता है कि इस आवर्त सारणी में धातु नहीं या वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। 2 उपवर्गों में बांटा गया है, जो कि जो मूल आवर्त सारणी थी और संशोधित आवर्त सारणी, उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बांटा गया, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से बांटा गया है। क्योंकि जो ये पहले लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। इस आवर्त सारणी में वर्गों को स्पष्ट रूप से
वर्गों को दो भागों में स्पष्ट रूप से बांटा गया है। स्पष्ट रूप से बांटा गया है। स्पष्ट रूप से बांटा गया है यानी कि उपवर्ग ए, दूसरा उपवर्ग बी। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर वर्ग को देखेंगे, वर्ग को यहाँ पर देखेंगे तो वर्ग या इस तरह से हम तो डिवाइड कर लेते हैं, या उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। उपवर्ग में क्या होता है, एस ब्लॉक के तत्व आते हैं और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और बी में या डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और एस और पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं, सामान्य तत्व। यह सब लिखना नहीं है, बस समझना है। और इसमें भी इसको दो भागों में बांट देते हैं, एस ब्लॉक और यह हो जाएगा पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए वर्ग और सेकेंड ए वर्ग होता है। फर्स्ट ए वर्ग और सेकेंड ए वर्ग। और थर्ड पी ब्लॉक में होता है थर्ड ए से लेकर 8 ए तक, यानी कि थर्ड ए से लेकर 8 ए तक तत्व होते हैं। और जो संक्रमण तत्व होते हैं वह थर्ड बी से लेकर 8 बी तक होते हैं, और फर्स्ट बी होता है और सेकेंड बी होता है। यानी कि जो फर्स्ट बी होते हैं और थर्ड बी होते हैं वह 8 बी के बाद आते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि वर्ग में क्या होता है, वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा गया है, ए और बी। ए वर्ग में एस और पी ब्लॉक के तत्व आते हैं, और बी में क्या आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और यहाँ पर जो सामान्य तत्व होते हैं वह एस और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। एस ब्लॉक जो होता है फर्स्ट ए वर्ग में होता है, सेकेंड ए वर्ग में होता है, लेकिन जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह थर्ड ए से लेकर 8 ए तक आते हैं, और शून्य समूह भी आता है। और यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व यानी कि ऐसा तत्व होता है जो कि जिसकी संयोजकता हमेशा क्या होती है, परिवर्तित हो सकती है, या जो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं वह क्या होते हैं, संक्रमण तत्व। अब यहाँ पे इसमें जो संक्रमण तत्व कहाँ से आते हैं, थर्ड बी से लेकर 8 बी तक, और फर्स्ट बी होता है, सेकेंड बी होता है। तो इस तरह से तत्वों का विभाजन कर दिया गया है। और जो श्रेणी होती है इस तरह से, जो आवर्त सारणी है इस तरह से, यहाँ पर
फर्स्ट यह एस ब्लॉक का तत्व होता और पी ब्लॉक यहाँ पर होता है और डी ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है डी ब्लॉक। और जो एफ ब्लॉक होता है वो नीचे होता है एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक जो होता है वह लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। और आप चौथा यह हो सकता है कि इस वर्ग में, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों या इसको कह सकते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों अक्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। आदि की स्थिति स्पष्ट की गई है। यानी कि इस आवर्त सारणी में जो उत्कृष्ट गैस होते हैं या अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अक्रिय मतलब कि जो न तो इलेक्ट्रॉन देता है न तो इलेक्ट्रॉन लेता, अर्थात जिनका अष्टक पूरा होता है, यानी कि बारीक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। तो इन सभी तत्वों की स्थिति क्या हो गई है? स्पष्ट की गई है। पांचवा यह होगा कि यानी कि इस आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है। इस आवर्त सारणी में को एस, पी, डी व एफ ब्लॉकों में स्पष्ट रूप से बांटा गया, स्पष्ट रूप से बांटा गया है। यानी कि इस आवर्त सारणी में जो जितने भी तत्व होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉकों में स्पष्ट रूप से तत्वों को बांटा गया है। यानी कि जो अभी पीछे बताए थे कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं शुरू के 2 वर्गों में होते हैं। पी ब्लॉक में होता है वह 3rd ए से लेकर 8A तक। छठवां पॉइंट यह है, यानी कि इस आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को अलग अलग रखा गया है। इस आवर्त सारणी में लेंथेनाइड
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है, स्पष्ट रूप से बांटा गया है। तो यानी कि इस आवर्त सारणी में जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं, उसको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। तो इस तरह से जो दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता है वह हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे दोष। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। दोष में क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट दोष तो शुरू से हैं, यानी कि जो मूल आवर्त सारणी में दोष था वही दोष इसमें संशोधित आवर्त सारणी में वही दोष दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी है। यानी कि जो तीनों आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन का स्थान पहले में भी हो सकता है और सातवें में भी हो सकता है। इस तरह से यानी कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। यानी कि हाइड्रोजन को कह सकते हैं तो वो पहले यहाँ जो हाइड्रोजन होता है एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में होते हैं। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो यह H+ बनाएगा, और यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो यह क्या बनाएगा, H- बनाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिथियम+, सोडियम+, पोटेशियम+ इन सबों के साथ रखा जा सकता है, और H- को क्लोरीन, ब्रोमीन माइनस इन सबों के साथ रखा जा सकता है। तो यह सातवें वर्ग में भी इसको रखा जा सकता है और फर्स्ट वर्ग में भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो इसी हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, यानी कि वह पहले वर्ग में भी रह सकता है और सातवें वर्ग में भी रह सकता है। तो यह आवर्त सारणी की क्या है दोष है, यानी कि एक तत्वों को दो स्थान देना, वह भी क्या है,
एक दोष है, या दो गुणों वाले लक्षण, यहाँ पर दो लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है और एक स्थान दिया गया, तब भी क्या है, एक दोष है। दूसरा है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। तो जो लेंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं, उसको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। तो यह भी क्या एक दोष है, यानी कि सभी तत्वों को एक वर्ग यानी कि एक आवर्त में रखा जाए और उसको अन्य तत्वों को नीचे रखा जाए, तो वह भी क्या एक दोष होता है। इसलिए तो यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी के यह क्या हैं, दोष हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है या संशोधित आवर्त सारणी है, तो उसमें जो आवर्त पढ़ते हैं और वर्ग पढ़ते हैं। जो आवर्त है और वर्ग हैं उसकी विशेषता, यानी कि वर्ग में क्या होता है और आवर्त में क्या होता है, तो उसकी विशेषता को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह हेडिंग क्या होता है, ख़त्म होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।